नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम नेशनल मूवमेंट के बारे में लगातार अध्ययन कर रहे हैं और नेशनल मूवमेंट में विगत जो अपनी कक्षा थी वो उदारवादी विचारधारा को लेकर थी। उदारवादी विचारधारा से आगे राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा चरण आता है या विचारधारा आती है वो आती है इसमें उग्रवादी विचारधारा। ये जो उग्रवादी विचारधारा है इसका काल भारत में 1906 से लेकर 1919 तक का माना जाता है। हम जैसे उदारवादी विचारधारा का हमने अध्ययन किया था उन्हीं बातों को अपन लेते हुए और उग्रवादी विचारधारा का अध्ययन करेंगे और काफ़ी हद तक जो बिंदु हैं वो भी हमारे वही आएंगे। इसमें अंतर इतना है कि उदारवादी विचारधारा है उसमें ये बात आई थी कि उन्हें अंग्रेजी शासन की शिक्षा, अंग्रेजी धर्म और संस्कृति, अंग्रेजी शासन उनके प्रणाली और न्यायप्रियता, इन सब में उनका विश्वास था। वो प्रार्थना हाथ जोड़कर किसी प्रकार के परिवर्तन की कामना करते थे और धीरे धीरे भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात करते थे। हम ये सारे जो बिंदु हैं उनके संदर्भ में देखेंगे कि वो जो विश्वास था उदारवादियों को वो उग्रवादियों का अविश्वास था और अविश्वास के संदर्भ में हम जो सारे बिंदु हैं उनके संदर्भ को अध्ययन करेंगे और फिर इस उग्रवादी जो विचारधारा है उसको हम देखेंगे। उग्रवादी विचारधारा के जो प्रमुख नेता थे उस समय वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और अरविंद घोष। इन्हें नेशनल मूवमेंट की विचारधारा में शॉर्ट में लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो विचारक हैं जिनकी विचारधारा किस प्रकार की थी और तात्कालिक अंग्रेजी शासन में उनके बारे में ये क्या सोचते थे, उग्रवाद का उदय क्यों हुआ था, क्या ऐसे कारण हो गए थे जिससे हमारे भारत में उग्रवादी विचारधारा है उसका जन्म हुआ था। और ये जो उग्रवादी विचारधारा है ये बिल्कुल ब्रिटिश शासन के विपरीत होती हुई दिखाई दी। इसकी विशेषताओं के संदर्भ में जाते हुए हम सबसे पहले पाश्चात्य शिक्षा में अविश्वास। उग्रवादी विचारधारा है उनके जितने भी नेता हैं वो ये मत रखते थे कि हमारे भारत में भारतीय धर्म और संस्कृति वाली जो शिक्षा है वही चलित रहनी चाहिए और पाश्चात्य शिक्षा है ये पाश्चात्य शिक्षा तो हमारे भारत के युवा वर्ग में एक ईसाईयत का फुहड़पन तैयार करती है। अतः हम इस पाश्चात्य शिक्षा को भारत में किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि उदारवादियों का कहना कि इसमें उदारवादी मूल्य होते हैं, उन चीज़ों को उग्रवादियों ने बिल्कुल नहीं स्वीकार किया और इस बात के ऊपर बल प्रदान किया था कि हमारी जो भारतीय शिक्षा है वो भारतीय शिक्षा पद्धति और प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति के आधार पर ही चलनी चाहिए। तो इनका ये मानना था। तो यहाँ इनके जो वैचारिक मतभेद है वो भी उदारवादी और उग्रवादी हैं उनके सामने आए थे। तो ये जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली। दूसरी जो बात है कि अंग्रेजी शासन में अविश्वास, विशेषतः जब हम उग्रवादी विचारकों की बात करते हैं तो जैसे उदारवादियों में बहुत सारे नेतृत्व करता थे, उनमें गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख थे। तो उसी प्रकार से जो उग्रवादी विचारधारा के नेताओं की हम बात करते हैं तो इनमें बाल गंगाधर तिलक है वो प्रमुख थे। तो बाल गंगाधर तिलक साहब हैं वो ये कहते थे कि ये अंग्रेजी शासन है वो भारत को लूटने के लिए आया है। अंग्रेजी शासन की स्थापना भारत में इस वजह से हुई है कि वो भारतीयों
का शोषण कर सके, उनके ऊपर अत्याचार कर सके, और ऐसा ही इस अंग्रेजी शासन ने हमारे भारत में किया है। अतः इस अंग्रेजी शासन को तुरंत प्रभाव से भारत को छोड़कर चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो उदारवादी ये कह रहे थे कि अंग्रेजी शासन एक वरदान है भारतीयों के लिए, वहीं पे ये उग्रवादी विचारधारा है वो ये कह रही थी कि अंग्रेजी शासन वरदान होकर हमारे भारत में अभिशाप है। तीसरी जो बात आती है कि ब्रिटिश शासन में अविश्वास। भारत में जो ब्रिटिश शासन है उनके प्रति उग्रवादी विचारधारा के जो नेता हैं उनका अविश्वास ही बना रहा, और ये कभी भी ब्रिटिश शासन है उसके प्रति विश्वास नहीं रखते थे। इनका ये मत था कि ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के लिए शासन नहीं करता, ब्रिटिश शासन है वो केवल और केवल अपने स्वार्थ हित के लिए भारत में शासन करता है। ये भारत को लूटने के लिए आए हैं, और ये देख भी रहे थे कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा और काफी हद तक जो भारत की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको दयनीय कर दिया, और ये जो शासन है वो जनता के प्रति, या हम ये कहें कि जो भारतीय हैं उनके प्रति क्रूर बना हुआ था, और शासन है उसको किसी भी प्रकार की भारत और भारतीयों के साथ में कोई सहानुभूति नहीं थी। इस वजह से उग्रवादी विचारधारा है उस बात को लेकर चलती थी कि हम ब्रिटिश शासन में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं रखते। नेक्स्ट बात आती है इसमें तात्कालिक सुधार में विश्वास। भारत में 1885 के बाद में ही नेशनल मूवमेंट है वो कांग्रेस के तत्वाधान में और ज्यादा तेज हो गया था। तो इसी को लेकर 1892 का भारत परिषद अधिनियम बना था, और ये भारत परिषद अधिनियम है इसमें ये बात बनाई थी कि अंग्रेजी शासन क्रमिक सुधार है उसमें जाकर और धीरे धीरे भारतीयों का विकास करेगी, और धीरे धीरे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है इसकी स्थापना प्रांतों तक कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ जो उग्रवादी विचारधारा के विशेषतः जो बाल गंगाधर तिलक साहब है इनका ये मत था कि हम भारत में क्रमिक सुधार नहीं चाहते, अपितु हम भारत में तात्कालिक सुधार चाहते हैं, और सुधार सबसे बड़ा यही है कि हमें भारत में स्वराज्य मिलना चाहिए। यानी कि जो अंग्रेज हैं वो भारत में स्थापित हैं, वो उदारवादी विचारधारा के नेता ये कह रहे थे कि हम धीरे धीरे इनसे परिवर्तन करवाएंगे और भारत और भारतीयों को विकास की राह पर ले जाएंगे। वो कह रहे थे कि ये किसी भी प्रकार से भारत और भारतीयों का विकास नहीं कर सकते, अपितु इनका जो दृष्टिकोण है वो भारत और भारतीय दोनों के ही विरुद्ध है, और इनकी जो सोच है वो भारतीयों के प्रति नकारात्मक है। और जो ये बात हो रही है कि धीरे धीरे विकास कर लिया जाएगा, तो हम ये धीरे विकास है इसकी कोई अभिलाषा नहीं रखते, यहाँ पे तात्कालिक सुधार है उसकी हम कामना करते हैं, और तुरंत प्रकार से ये जो सुधार है वो होना चाहिए। यहाँ एक जो विचारधारा है इसकी लड़ाई हो रही थी कि उदारवादी विचारधारा ये चाहती थी कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहकर ही हम अधिराज्य को प्राप्त करें, और जो पूर्ण स्वराज्य है वो उनकी दूरदर्शी सोच थी। लेकिन यहाँ पे जो उग्रवादी विचारधारा है वो ये कह रहे थे कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का अधिराज्य नहीं चाहिए। अंग्रेजी शासन अगर वर्तमान समय में भारत को छोड़कर चला जाता है तो भारतीयों में इतनी सक्षमता है या भारत के नेताओं में इतनी सक्षमता है कि वो भारतीय हित को लेकर शासन को चला सकते हैं। अतः हमारा हित है वो इसी में है कि हमारा शासन हमारे हाथ में होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब तात्कालिक रूप से हमारे भारत में ऐसा निर्णय हो कि अंग्रेजी शासन है वो भारत को मुक्त करके चला जाए, स्वतंत्रता प्रदान करके चला जाए। तो यहाँ पे हमेशा उग्रवादी विचारकों ने ब्रिटिश शासन है उनकी जो क्रमिक सुधार है उनमें अविश्वास किया, और तात्कालिक सुधार है उनमें विश्वास किया था। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें वो आती है अनुनय विनय में विश्वास। कल मैं आपको बता रहा था कि कैसे जो उदारवादी विचारक हैं उन्होंने ये कहा था कि हम प्रार्थना के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से, प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से अपनी बातों को शासन के सम्मुख रखेंगे, और जो शासन है उन्हें ये ध्यान दिलवाएंगे कि आपको भारत में इस प्रकार के सुधार करने हैं। लेकिन यहाँ पे जो उग्रवादी विचारधारा है इनके नेता है वो ये कह रहे थे कि
ये देश हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है, और ये अंग्रेजों ने आकर हमसे जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसको छीन लिया है, और फिर हम उन्हीं से ये प्रार्थना क्यों करें, यानी कि हमारा देश, और हम विदेशियों से प्रार्थना करें कि इसे आप स्वतंत्रता प्रदान करके चले जाएं, और हम इनके सामने हाथ जोड़े, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने तो गोखले के ये जो साधन थे इनको राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दे दिया था, कि आप अंग्रेजी शासन है उनके सामने हाथ फैलाते हो और उनसे भिक्षा लेते हो। तब विपिन चंद्र पाल ने ये लाला लाजपत राय ने ये कहा था कि भिखारी होता ही घृणा का पात्र है, और हम अंग्रेजी शासन को बता देंगे कि हम भिखारी नहीं है, यानी कि इस देश पर हमारा अधिकार है, और हम किसी भी प्रकार से ना तो इनके सामने हाथ जोड़ेंगे, ना किसी प्रकार का कोई इनको प्रतिवेदन देंगे, और ना हमारा कोई प्रतिनिधि मंडल होगा, अपितु हम इन प्रकार के साधनों में कोई विश्वास नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक साहब है, उन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिश शासन के सम्मुख जो हमारे साधन हैं वो साधन होंगे निष्क्रिय प्रतिरोध, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये हमारे साधन होंगे। और ये साधन है वो हिंसक नहीं थे, अपितु ये भी ऐसे साधन थे जो ब्रिटिश शासन को असहाय करने वाले थे। नेक्स्ट बात आती है इसमें ब्रिटिश संबंधों में अविश्वास। उदारवादियों ने ब्रिटिश संबंधों में विश्वास व्यक्त किया था कि भारत का जो हित है वो ब्रिटेन के साथ में संबंध बनाए रखने में है। यहाँ पे इस दृष्टिकोण को उग्रवादियों ने बिल्कुल नकार दिया था, और ये कहा था कि भारत का जो हित है वो ब्रिटिश शासन से संबंधों को तोड़ने में है, यानी कि ये हमारे किसी भी प्रकार के हितकर नहीं हो सकते, और जितना जल्दी हो सके हमें ब्रिटिश शासन से अपने संबंधों को तोड़ लेना चाहिए। और ऐसा आगे चलकर हुआ भी, यानी कि जो उग्रवादी नेतृत्व करता ये बात कर रहे थे कि हमें ब्रिटिश शासन से अपने संबंधों को तोड़ लेना चाहिए। जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था और कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तो गांधी जी ने भी इस बात के ऊपर बल प्रदान किया था कि हमें जितना जल्दी हो सके ब्रिटेन से अपने संबंधों को तोड़ लेना चाहिए, और ये भारत और भारतीयों के हित के लिए ही है। तो ये जो धारणा है वो बिल्कुल सही बात में साबित भी हुई थी। इस वजह से ये ब्रिटिश शासन के साथ में या ब्रिटेन के साथ में जो भारत के संबंध हैं उनको बनाए रखने में पूर्णतः अविश्वास व्यक्त करते थे कि हम ब्रिटिश शासन से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि ये जो उग्रवाद का उदय हुआ था, ये हम एक तरीके से मैंने आप एक तुलनात्मक स्टडी करवाते हुए एक बड़ा जो कारण है उसमें आर्थिक कारण भी था कि देखिए भारत की जो आर्थिक दुर्बलता है, भारत में जो आर्थिक कमजोरी आई थी, और भारत के लोगों का जो जीवन स्तर दयनीय हुआ था, भारत में गरीबी हो गई थी, भारत में भुखमरी हो गई थी, भारत में लाचारी हो गई थी, भारत में बेरोजगारी हो गई थी, भारत में जो युवा वर्ग है उसका पूरी तरीके से पतन हो गया था, उन्हें कहीं शिक्षा प्रदान करने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा था। तो इसके पीछे यानी कि जो हमारे भारत की आर्थिक दुर्दशा हुई थी, इसके पीछे अंग्रेजों का ही हाथ था। अंग्रेजों ने हमारा जो भारत का धन है इसे भारत से ले जाकर ब्रिटेन ले गए। तो यहाँ पर जो दादा भाई नौरोजी साहब उन्होंने आगे चलकर आर्थिक निकासी का सिद्धांत है वो इकोनॉमिक्स में दिया भी था, ये कहा था कि तुरंत प्रभाव से हमारा जो आर्थिक धन का निकास हो रहा है उसे रोकना चाहिए। तो यहाँ पे जो भारतीय हैं उनकी दशा है वो इस प्रकार की थी कि जब आगे हम ये कहते हैं कि उन्हें पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए उनके पास में खाद्यान्न नहीं था, और ये कहें कि घर में प्रकाश जलाने के लिए लैंप में डालने के लिए उनके पास में तेल तक नहीं था। जब इस प्रकार की कंडीशन हो गई थी तो भारतीयों ने भी इस बात को समझा कि आज हमारी जो दुर्दशा हुई है और इस प्रकार की कंडीशन हमारी हुई है, इसके पीछे अंग्रेजी शासन है। और जब तक अंग्रेजी शासन भारत से चला नहीं जाता या अंग्रेजी शासन भारत से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो सकती। इस वजह से उन्होंने जो
सोच है, उनकी विचारधारा है, वो उग्रवाद के साथ में पूरी तरीके से जुड़ गई थी। अगर भारतीयों का इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होती तो शायद उनका असंतोष ब्रिटिश शासन के प्रति इतना नकारात्मक नहीं होता। नेक्स्ट बात आती है इसमें लॉर्ड कर्जन का शासन। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय रहे थे। इनका जो कार्यकाल है वो 1897 से लेकर 1905 तक का रहा था। ये जो कार्यकाल है इसमें एक तो प्राकृतिक प्रकोप का आना और एक लॉर्ड कर्जन के द्वारा अनुचित नीतियां बनाना, ये भी एक ऐसी बात थी कि जैसे लॉर्ड लिटन के शासन काल में जनता में उग्रता आ गई थी और ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया था, और उस समय भारतीय एक बड़ी क्रांति है वो करने के लिए तैयार हो गए थे। ये तो भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन और इधर को जो A.O. होम है, उन्होंने इस अशांति को रोकने के लिए एक संगठन की स्थापना करवाई थी, ये कहा गया इसके संबंध में। लेकिन इसी प्रकार की जो स्थिति है वो लॉर्ड कर्जन ने उसके शासनकाल के दौरान भी देखने को मिली थी। 1897 में प्राकृतिक प्रकोप हुआ, अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के बावजूद भी भारतीयों को भूमि पर लगान देना पड़ा, उनसे लगान वसूला गया। तो जब एक विपरीत परिस्थिति में भी कोई शासन जनता के हित का नहीं रहती है तो जनता में उस शासन के प्रति असंतोष तो व्याप्त होता ही है। 1897 में ही पुणे में प्लेग की बीमारी फैल गई थी, और इस प्लेग की बीमारी से ये भारतीयों का ये कहना था कि इस बीमारी का तुरंत निराकरण है वो शासन के द्वारा करवाया जाना चाहिए। तो ब्रिटिश शासन ने प्लेग कमिश्नर रैंड को वहां नियुक्त किया और उनके सहायक थे अरियस्ट। तो ये जो प्लेग कमिश्नर रैंड और अरियस्ट है, इन दोनों ने मिलकर प्लेग की बीमारी दूर करना तो उचित नहीं समझा, अपितु जहाँ पे ये बीमारी फैली हुई थी वहां और उसके आसपास के क्षेत्रों में घरों में आग लगा दी और लोगों को घरों से बेघर कर दिया। इसी वजह से चापेकर बंधुओं ने, जो विष्णु हरि दामोदर चापेकर, ये चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंड और अरियस्ट की हत्या कर दी। ये एक बहुत बड़ा ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष था कि किस कदर शासन है वो जनता के कष्टों को दूर करता है, बल्कि जनता के कष्टों को दूर करने वाली बात तो अलग, उनके कष्टों में और ज्यादा उन्होंने वृद्धि कर दी थी। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट बनाया गया था। इस कलकत्ता कॉरपोरेशन में से पहले सदस्य संख्या है वो 75 थी। इसकी सदस्य संख्या को कम करके 50 कर दिया था, और पहले 75 में निर्वाचित सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, यानी कि 50 निर्वाचित सदस्य होते थे और वो भारतीय जन के द्वारा ही निर्वाचित किए जाते थे। यहाँ पे उन्होंने ये कर दिया कि कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम के माध्यम से कि ये जो सदस्य हैं वो शासन के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इसका सीधा सीधा ये था कि उस कॉरपोरेशन एक्ट के माध्यम से शासन उन्हीं लोगों को मनोनीत करता जो शासन के प्रति सिंपैथी रखते थे, और इस रूप में जो शासन है वो उनसे वही काम करवाता जो शासन उनको आदेश देता। तो इस कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट है, इससे भी भारतीयों के मन में एक असंतोष उत्पन्न हुआ था कि ब्रिटिश शासन ऐसा क्यों करता है। इसके बाद में 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट बनाया गया था, और इस विश्वविद्यालय एक्ट में सिंडिकेट और सीनेट में जो भारतीय सदस्य होते थे उनकी संख्या को भी नगण्य कर दिया गया था, और ये इस प्रकार की स्थिति हो गई थी कि विश्वविद्यालयों में भी अंग्रेजी शासन के द्वारा ही नियम जो बनाए जाएंगे उनको मानना पड़ेगा। ये विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के ऊपर एक बड़ा प्रहार था। 1904 में भी सरकारी गोपनीयता अधिनियम बना दिया गया था। ये सरकारी गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से भारत के जो समाचार पत्र हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की पुनः कोशिश की गई थी। इससे भी ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों का असंतोष उत्पन्न हुआ था। और सबसे बड़ा जो नकारात्मक कार्य है वो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में बंगाल का विभाजन। ये जो बंगाल का विभाजन किया गया था क्योंकि बंगाल उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का एक केंद्र बना हुआ था, एक बड़ा प्रांत भी था। प्रमुख नेता जो बंगाल से निकलते वहीं पे ज्यादा योजनाएं साकार होती थी, और धर्म के आधार पर भी बंगाल की जो स्थिति है वो इस प्रकार की थी कि वहाँ हिंदू और मुस्लिम है
वो दोनों ही धर्मों के लोग थे। तो यहाँ लॉर्ड कर्जन है, उन्होंने दोनों धर्मों की एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया था, और जो हिंदू हैं उन्हें एक क्षेत्र दे दिया गया था, और जो मुसलमान है उनको दूसरा क्षेत्र दे दिया गया था। इस रूप में ये कर दिया कि अगर ये अलग अलग क्षेत्रों में वास करेंगे तो निश्चित रूप से इनमें एकता नहीं बन पाएगी। बाल गंगाधर तिलक है, उसने बंगाल विभाजन का जबरदस्त विरोध किया था, और ये कहा था कि शासन को तुरंत प्रभाव से बंगाल विभाजन को निरस्त करना चाहिए। जब ये मांग उठी तो यहाँ पे शासन को स्पष्टीकरण देना पड़ा, और फिर शासन ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण दिया था कि बंगाल विभाजन के पीछे हमारा ये उद्देश्य था कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है, उसमें शासन करने में समस्या आती है, अतः उसका 2 टुकड़ों में विभाजन कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हम बंगाल के ऊपर और अच्छा ध्यान दे पाएंगे, और हम भारतीयों के लिए और ज्यादा कुछ कर पाएंगे। ये रीजन है वो पूरी तरीके से गलत था। अपितु बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजी शासन की जो सोच है वो फूट डालो और राज करो की नीति थी। तो ये जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा अनुचित नीतियां अपनाई गई थी या ये निर्णय लिए गए थे, एक्ट बनाए गए थे, इन्होंने भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष को बहुत ज्यादा जागृत कर दिया था कि जब तक शासन रहेगा तब तक इस प्रकार के अनुचित निर्णय होते रहेंगे, अनुचित नीतियां बनती रहेंगी, और जो भारतीय हैं वो ये चाहते थे कि शासन में हमारी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। अपितु शासन तो ये करने लग गया कि किसी भी प्रकार से जो भारतीय हैं उनकी शासन में भागीदारी न हो, और इस प्रकार के जो नए नए एक्ट हैं वो कर्जन के कार्यकाल में बनाए गए थे। नेक्स्ट बात आती है इसमें विदेशी घटनाओं का प्रभाव। लॉर्ड कर्जन के अनुचित शासन के साथ साथ में विदेशी घटनाओं का जो प्रभाव है वो भी भारतीयों के ऊपर पड़ा था। देखो, जब किसी देश के बारे में सोचा जाता है कि इनसे टक्कर लेना गलत है, हम इनसे जीत नहीं सकते, और मानसिक रूप से प्रबलता है वो लोगों में आ जाती है, तो फिर वो अपने आप का समर्पण उनके सामने कर देते हैं, और फिर वो गुलाम या दास वाली जो स्थिति है उसमें आ जाते हैं। यहाँ पे जो भारत की स्थिति है, भारतीयों की स्थिति है, वो ब्रिटिश शासन के सम्मुख इसी प्रकार की हो गई थी। और क्यों न हो, उस समय जो ये यूरोपियन देश हैं इनका जो प्रभाव है वो पूरे विश्व में था। हम ब्रिटेन की बात करें, इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें, रसिया की बात करें, तो ये सब ताकतवर देश थे। सारी की सारी जो ताकतें हैं वो यूरोपियन ही थी। लेकिन अब घटना होती है यहाँ पर कि 1896 में एक छोटा देश अबिसिनिया ने इटली को पराजित कर दिया था, और उसी के साथ में 1905 में एशिया के देश जापान ने रूस को पराजित कर दिया था। ये ऐसी घटनाएं थी जो भारतीयों को एक बहुत बड़ा संदेश दे गई थी। अबिसिनिया एक छोटा राष्ट्र था और इटली है वो यूरोप की महाशक्ति थी। अब ये हार से भारतीय नेतृत्व करता हूँ और भारतीय लोगों के मन में बात आई कि जब अबिसिनिया छोटा देश है वो एक बड़ी शक्ति को हरा सकता है, तो फिर भारतीय ऐसा क्यों नहीं कर सकते, या जापान है वो रूस जैसी महाशक्ति को हरा सकता है, तो फिर हम भारतीय ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और इससे उनमें और जागरूकता आई, इनमें उसे और चेतना आई कि हमें मूवमेंट करना है और भारत को आजादी दिलवानी है। तो ये जो विदेशी घटनाओं का प्रभाव है ये भी भारतीयों के ऊपर पड़ा था, और ये बात आई थी कि यूरोपियन शक्तियां अजय है। इस भ्रम को पूरी तरीके से तोड़ दिया था कि अगर संघर्ष किया जाए, लड़ाई की जाए, अपनी जायज मांगों को रखकर शासन के सामने आक्रोश उत्पन्न किया जाए, तो निश्चित रूप से उस लड़ाई को लड़ा भी जा सकता है। तो ये ऐसे कारण थे जिससे हमारे भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। और मैंने आपको इसमें जो उदारवादी विचारधारा और उग्रवादी विचारधारा है, इसमें एक साथ साथ में एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया था कि उदारवादी जो विचारधारा है वो किस प्रकार के विचारों को लेकर चलती थी, और उग्रवादी विचारधारा है वो किस प्रकार के विचारों को लेकर चलती थी। तो यहाँ हम ये कहेंगे समीक्षात्मक रूप से समालोचना में कि हम, जैसा मैं आपको कल भी अंत में बताया था, कि हम ये नहीं नकार सकते कि उदारवादियों ने हमारे भारत में कुछ नहीं किया, या जो उग्रवादियों की विचार थे
वो उदारवादियों से ज्यादा अच्छे थे, या उग्रवादियों ने एक ऐसे साधनों को अपनाया था जिससे अंग्रेजी शासन है वो ज्यादा परेशान हुई थी। ऐसा नहीं है, अपितु किसी भी लड़ाई को लड़ने में एक सामूहिक योगदान होता है, और किसी भी विजय को प्राप्त करने में भी एक सामूहिक योगदान होता है। और यही देखने को मिला था उस समय कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितना योगदान उदारवादियों का था उतना ही योगदान उग्रवादियों का भी था। यानी कि साधन अलग थे, सोच अलग थी, विचार अलग थी, मार्ग अलग थे, मंजिल एक थी। मंजिल थी भारत को आजादी दिलवाना, भारत को स्वतंत्रता दिलवाना, भारत को अंग्रेजी शासन की जो गुलामी है उससे मुक्त करना। लेकिन जो साधन है इन्होंने दो अपनाए थे, एक और तो ठंडे साधनों को अपनाया था और दूसरे हैं वो गर्म साधनों को अपनाया था। बाकी अपने अपनी राह पर ये चले, अपनी अपनी जो सोच है वो अपनी अपनी जगह पे ठीक थी। दोनों ही सोचों ने, दोनों ही विचारधाराओं ने ब्रिटिश शासन के ऊपर अपना इफेक्ट डाला था, और दोनों ने ही ये चाहा था कि हमें जितना जल्दी हो सके भारत को स्वतंत्रता प्रदान करनी है और अंग्रेजी शासन है उसके अन्याय और अत्याचार को रोक देना है। लेकिन थोड़ा ये था कि एक है वो ये चाहते थे कि ये जो सुधार है वो धीरे धीरे हो जाए और इन्हीं के तत्वाधान में रहकर हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर लें। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनकी सोच ये थी कि अगर बिगाड़ा इनने है तो सुधर पाएंगे भी इनसे। तिलक कहते थे कि बिगाड़ तो इन्होंने दिया लेकिन सुधार करने का हमारे पास में कुछ समय नहीं है, सुधार हम कर लेंगे, जो बिगड़ चुका है वो कोई नहीं, बाकी इनको तुरंत से भारत को छोड़कर चले जाना चाहिए। तो मैं कल भी आपको बता रहा था कि नेशनल मूवमेंट को हम एक विशाल भवन के रूप में देखते हैं, तो इसका नींव जो डाली थी उदारवादियों ने डाली थी। और यहाँ अब जो दूसरा स्टेज आता है ये आता है कि चारों ओर की जो दीवार है वो उग्रवादियों ने तैयार कर दी थी। अब यहाँ दीवार बनाने का जो काम है वो उग्रवादियों ने किया, तो इस चीज को भी नकारा नहीं जा सकता कि अगर वो नींव नहीं भरी जाती तो फिर वो दीवार किस पर खड़ी होती। एक चीज, दूसरी चीज कि कहते हैं कि एक मजबूत नींव में ही एक मजबूत जो भवन है वो तैयार होता है। और निश्चित सी बात है कि जब ये स्वतंत्रता मिली गई तो ये तो मानना पड़ेगा कि वो मजबूत नींव ही थी। यानी कि उदारवादियों के द्वारा जिस नींव को डाला गया था वो नींव कमजोर नहीं थी, अभी तो नींव इतनी मजबूत थी, इतनी ताकतवर थी कि वो जो दीवार बनाई गई थी उसके ऊपर वो दीवार भी लंबे समय तक टिकी रही, और उससे दीवार ने भी उस जो भवन है उसको ढकने का कार्य किया था। तो ये जो दोनों ही विचारधारा है इसने नेशनल मूवमेंट में अपना अपना योगदान दिया था, इनका अपना अपना महत्व है। बस एक सोच का, विचार का इनके संदर्भ में जो अंतर है वो देखने को मिलता है। मैंने आपको कहा था कि रास्ता कोई भी हो सकता है लेकिन मंजिल इनकी एक थी। कई बार जो एक रास्ता अपनाया जाता है तो दूसरे को बुरा लगता है, लेकिन जब वो सफलता को प्राप्त कर लेता है तो दूसरा भी उसका समर्थन कर देता है। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो तब होती हैं जब उस सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। कई बार जो प्रारंभिक चीजें हैं वो बहुतों को गलत लगती है लेकिन चलने वाले को सही लगती हैं, और जब वो विजय प्राप्त कर लेता है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है तो उनका दृष्टिकोण भी उसके प्रति सकारात्मक बन जाता है। ये चीजें वर्तमान संदर्भ में भी देखने को मिलती है और ये नेशनल मूवमेंट के संदर्भ में भी देखने को मिली थी। इसी से तात्पर्य हमारे भारत में जो उग्रवादी विचारधारा है उससे लिया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन की स्टडी में आप निरंतर बने रहिएगा, अपन आगे जो स्टडी है वो करवाते रहेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।